कोहरा इतना घना था, बड़े डक बोट के डूबने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं मिली। बोट में बैठे क्रू से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। मगर डक बोट का डूबना कोई आम बात नहीं था 2007 के दौरान, क्योंकि वह डक बोट अकेला नहीं था, बल्कि उसके पास थी सेम उसी की तरह दो और डक बोट। इससे भी आश्चर्यजनक बात ये थी, ये तीनों बोट एक कार्गो शिप को चारों तरफ से घेरे हुए थे। बल्क कैरियर शिप के क्रू डूब रहे बोट के क्रू से बात करने की कोशिश किए तो उन्हें क्रू की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला, मगर लोगों के भागने तथा चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आगे बोट को ढूंढने के लिए जब रेस्क्यू मिशन चलाया गया तो ये 1 से 2, 2 से 3 से हफ्ते महीने गुजर गए। शिप कहाँ गए, समंदर खा गया या फिर आसमान निकल गया, किसी को कोई खबर नहीं। इन्वेस्टिगेटर के पसीने छूटने लगे फ्लाइंग फाइटर नामक बोट को ढूंढने में। The Flying Phantom finally emerges from the Clyde. Investigators can confirm the Flying Phantom wasn't struck by the Red Jasmine. In September 2016, a tug was assisting a ship off her berth when all of a sudden the tow line came tight and capsized the tug. 18 hours, there's been a desperate search for the missing crew. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 17 से 18 साल पहले 19 दिसंबर सन 2007 को देश स्कॉटलैंड, जहां 3 डेक बोट एक बल्क कैरियर शिप को ग्रीनोक नामक जगह से लेकर जाने वाले थे, रिवर क्लाइड से होते हुए ग्लासगो के ग्लाइड पोर्ट पर। आपने तो बोट के बारे में अक्सर सुना ही होगा, पर ये डक बोट क्या चीज है इसके बारे में भी जान लेते हैं। डक बोट पैसेंजर या फिर सामान कैरी करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता, बल्कि इनका काम होता है जहाजों को धक्का देना तथा खींचना। बड़े बड़े शिप अक्सर ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जहां पानी का लेवल कम हो या फिर वह एरिया नहर का हो। ऐसी परिस्थिति में शिप जहां अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर उन्हें नहीं चलाया जा सकता, जिनमें से भीड़ भाड़ बंदरगाह या फिर नैरो कैनाल्स भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें आगे ले जाने के लिए डक बोट का इस्तेमाल किया जाता है। मगर 19 दिसंबर की रात फ्लाइट फैल्कन डक के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, वह अचानक से गायब कहाँ हो गई, जिसे ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को महीने हफ्ते लग गए, पर उसका फिर भी कोई पता नहीं चल सका। यदि इस डक की बात करें तो इसे क्लाइड शिपिंग कंपनी द्वारा सन 1981 में बनाया गया था, यानी यह बोट 19 साल से भी पुराना है। मगर बोट के साथ आगे जो होने वाला है उसके नए पुरान से कोई लेना देना नहीं होगा। फिलहाल 19 दिसंबर सन 2007 की सुबह तीनों डक इस समय मौजूद हैं ग्रीनोक के बंदरगाह पर, जो यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर ग्लासगो के क्लाइड पोर्ट पर जाएगी। दिखने में ये 28 किलोमीटर दूरी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी अगर ये दोपहर से भी निकले फिर भी वहाँ पहुँचने में करीब 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि क्लाइड रिवर के वाटर का लेवल काफी कम है। इन्हें बड़े सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये जैसे जैसे ग्लासगो की तरफ बढ़ेंगे नदी और भी सक्रिय होती जाएगी, जहाँ तीनों डक को हर समय शिप पर नजर रखना होगा। ये टाइम 5 से 6 घंटे सिर्फ अनुमान था, पर आगे चलकर परिस्थितियाँ इनके सोच से परे हुई तो ये समय बढ़ सकता है और भी। फिलहाल तीनों डक सुबह के 9 बजे रेड जैस्मिन शिप के करीब पहुंच गए, जहां शिप के क्रू ने डक के क्रू मेंबर से संपर्क किया। बोट को शिप से जोड़ने के लिए बड़े बड़े रस्सियों का इस्तेमाल किए जाने वाला है, जो इतने मजबूत हैं जिन्हें न जलाया जा सकता है न ही काटा जा सकता है आसानी से। इनमें से एक डक रेड जैस्मिन शिप के आगे रहेगी, जबकि दूसरा पीछे तथा तीसरा उसके लेफ्ट साइड में। तीनों शिप के अलग अलग दिशा में रहकर शिप पर पूरी पकड़ बनाकर रखेंगे। सामने वाला आगे की तरफ खींचेगा, पीछे वाला धक्का देगा, जबकि बाएं साइड वाला ये पता करेगा कहीं ये ज्यादा किनारे तो नहीं। यदि शिप किनारे ज्यादा गई तो शिप का बो वाला हिस्सा जमीन से टच हो जाएगा, फिर ये चाहकर भी उसे 1 इंच भी नहीं खिसका पाएंगे। फिलहाल सारी तैयारी बिल्कुल सही समय पर हो गई। दोनों डक को शिप से बांध दिया गया, जबकि एक डक बोट रहेगा बिल्कुल फ्री। जो डक बोट सामने की तरफ रहेगा उसके 33 वर्षीय कैप्टन थे स्टीफन हैम्फ्रीज, दूसरे 65 वर्षीय इंजीनियर रॉबर्ट कैमरॉन, तीसरे 57 ईयर ओल्ड एरिक ब्लैकले तथा इनका चौथा साथी है ब्रायन एचिसन। यहाँ शिप को गाइड करने के दौरान कैप्टन को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि शिप को आगे ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा इन्हीं का बोट। जाने से पहले चारों लोग मैप की हेल्प से रिवर को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ये दूरी भले ही मात्र 28 किलोमीटर है, पर नदी के हर मोड़ पर चुनौतियाँ भी थी, क्योंकि शिप काफी बड़ा तथा एक्सपेंसिव था, जिस कारण जिम्मेदारियां भी थी बड़ी। फिलहाल दोपहर होते होते तीनों डक कार्गो वेसल को लेकर नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। जैसा कि ये दिसंबर का महीना है, इसलिए नॉर्मल मंथ की अपेक्षा नदी में पानी का लेवल कुछ ज्यादा ही कम था। इतना कम था कि नदी के किनारे के रेत तथा कहीं कहीं बीच के रेत भी दिखाई पड़ रहे थे बिल्कुल क्लियर। इनके इस काम को पूरा करने के लिए टाइम दिया गया है करीब 4 घंटे, पर यह समय पर्याप्त नहीं था। इन्हें बंदरगाह तक पहुंचने में और भी समय लग सकता था। यदि इस काम को सही वक्त पर करने में देरी भी हुई तो इन्हें किसी तरह की पेनल्टी तथा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी।
जैसा अक्सर जापान के ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट के साथ किया जाता है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। पर यहाँ इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल इन्हें जो 4 घंटे का समय दिया था वो अभी खत्म होने को आया। इस समय बज रहे थे शाम के 5। धीरे धीरे होने लगा है अंधेरा भी। जैसा कि ये दिसंबर का महीना है, इसलिए कोहरा वगैरह होना आम बात है। दिन के वक्त तो विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर जैसे जैसे अंधेरा हुआ कोहरा बढ़ने लगा। यहाँ पर ये करीब 20 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ कैप्टन की हर समय नजर सामने की तरफ रहती थी। वे हमेशा दूरबीन से देखते रहते थे कि आगे नदी का मोड़ किस तरफ है, बीच रास्ते में कोई बाधा तो नहीं। फिलहाल 5 बजे तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। अगले आधे घंटे बाद मीन्स 5:30 बजे के आसपास कैप्टन को देखने को मिला कोहरा धीरे धीरे घना होना शुरू हो गया है। इसकी खबर रेड जैस्मिन शिप पर मौजूद कैप्टन को दी गई। पूछा गया कि देखकर बताया जाए ऊपर से क्या लग रहा है। क्या ऊपर से चीजें बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हैं? हमें कोहरे की वजह से नीचे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्गो शिप की तरफ से जवाब आया, वाकई में कोहरा बढ़ रहा है, ऊपर से भी विजिबिलिटी कम होती जा रही है। 5:45 बजे के आसपास शिप तथा डक के सभी लाइट्स को ऑन कर दिया गया। लाइट्स को ऑन करने के बावजूद विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। सामने का देख पाना हो रहा था बहुत ही मुश्किल। यहाँ पर शिप के क्रू की भी कुछ जिम्मेदारियां थी। उनमें से एक सदस्य का काम है वह हर समय रडार पर ध्यान लगाए रहे, ये देखता रहे कि उसके आगे पीछे तथा बगल में जो भी डक बोट मौजूद है उनकी दूरी रूल्स के अनुसार सही है या फिर नहीं। अगर जरा भी गड़बड़ लगे तो उन्हें अलर्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती से भी सामने की बोट एक पल के लिए भी रुकी तो उसकी विपरीत शिप आगे बढ़ा तो इतने बड़े शिप के सामने एक छोटा सा डक बोट आसानी से कुचला जा सकता था। 5:50 पर कैप्टन को शिप से अजीब तरह की आवाज सुनने को मिली। ये आवाज थी किट-किट करती हुई। ऐसा लग रहा था बिंच जिस पर रस्सी लपेटी गई होती है उस पर जोर दिया जा रहा हो, उसे खींचा जा रहा हो काफी फोर्स के साथ। इसी टाइम रडार पर देखा गया सामने की बोट राइट की तरफ टर्न हो रही है, वह भी अचानक। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शिप को टर्न लेना भी था तो बोट को धीरे धीरे राइट की तरफ जाना चाहिए, और वह अचानक से ऐसा कैसे की? ऐसा होने के अगले ही सेकंड डक बोट अचानक से रुक गई। पर यहाँ शिप की स्पीड अभी भी नॉर्मल ही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिप आगे निकल जाएगी जबकि बोट रह जाएगा पीछे ही। ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सामने का बोट तो शिप से बंधा हुआ है। पर ऐसा होता शिप के कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि शिप को रोका जाए, वरना डक बोट से टकरा जाएगी। इस पर शिप का तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर बोट पर मौजूद क्रू मेंबर हादसे का शिकार हो सकते थे। अब तक 6 बज चुके थे। शिप के कैप्टन लगातार बोट के कैप्टन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर डक बोट के साथ हुआ क्या, वो अचानक रुक कैसे गई। पर बोट की तरफ से कैप्टन को कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी भी यहाँ से शिप अपने डेस्टिनेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर थी। अब तक जो डक रडार पर दिखाई पड़ रही थी वह भी दिखना बंद हो गया। शिप से क्रू मेंबर बाहर निकलकर डक बोट को देखने की कोशिश किए, पर कोहरा इतना ज्यादा था कि बोट दिखा ही नहीं। बार बार बोट के क्रू मेंबर से बात करने की कोशिश की जा रही थी, पर उधर से कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा था। लगभग 6:10 पर रेडियो से कनेक्शन भी टूट गया। यहाँ पर एक बात तो फिक्स हो चुकी थी, 6:10 पर इतना कंफर्म हो चुका था बोट के साथ कुछ हुआ है या फिर डूब चुकी है बोट। आगे से रडार पर भी दिखना बंद हो गया। शिप के क्रू बाहर आकर लाइटर की हेल्प से बोट को देखने की कोशिश किए, पर कोहरे की वजह से नीचे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। अगले 15 से 20 मिनटों तक ऐसा ही चलता रहा। लगातार डक से संपर्क बनाने की कोशिश की गई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। 6:30 बजे के आसपास एक क्रू मेंबर की नजर सामने नेविगेशन के टावर पर पड़ी, जिस पर डक बोट पर मौजूद चौथा बंदा ब्रायन बड़े मुश्किल से जान बचाकर लटका है। देरी न करते हुए उसे अंदर लाया गया। शिप में लाकर पता चला वो तो पूरी तरह से भीग चुका है। पूछा गया आखिर हुआ क्या, डक बोट और तुम्हारे 3 साथी कहाँ गए? मगर उसकी तरफ से जो जवाब आया किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ब्रायन ने बताया कैप्टन, इंजीनियर तथा डेक हेड तीनों बोट के साथ पानी में डूब गए। बड़े मुश्किल से मेरी जान बची है। पर क्रू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर ये हुआ कैसे। इसी वजह से क्रू मेंबर ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे, मगर ब्रायन के बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इनकी पहली जिम्मेदारी है सबसे पहले बोट की तलाश की जाए, साथ ही साथ उस पर मौजूद तीनों लोगों को बचाया जाए। पर कोहरे की वजह से बोट तो दिख ही नहीं रहा था, भला वे 3 लोग कैसे दिखेंगे। नदी का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा है, इसलिए ऐसे कंडीशन में कोई भी पानी में नहीं उतर सकता था। देरी न करते हुए ये बात क्लाइड पोर्ट पर इन्फॉर्म किया गया कि सामने का डक बोट नहीं दिख रहा है। उनमें से एक बंदा अभी भी हमारे पास आया, पर 3 लोगों का कुछ भी पता नहीं है। कोहरे की वजह से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है सही से। पूरी रात सिर्फ क्लाइड बैंक के किनारे रुका रहा। जैसे तैसे सुबह हुआ। लोगों को अभी भी उम्मीद है डक बोट के साथ तीनों लोग सुरक्षित होंगे। सुबह होते ही रेस्क्यू मिशन चलाया गया। लगातार अगले 18 घंटों तक MAIB
मीन्स मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच दुर्घटना की जांच जारी रखी, पर फिर भी न बोट का कुछ पता चला, न उसमें मौजूद 3 लोग। नदी के चप्पे चप्पे को ढूंढा गया, तीनों को आसमान निगल गए या फिर जमीन खा गई, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब 24 घंटे गुजर गए तो इस घटना पर शक उस चौथे बंदे ब्रायन पर गया। लोगों का मानना था यही उन तीनों को डुबाया होगा, इसी वजह से वो खुद जान बचाकर भाग आया। पर उसकी तरफ से एक ही जवाब आ रहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरी उनसे क्या दुश्मनी है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ी, आगे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि डग के साथ उन तीनों को लापता करने का हाथ ब्रायन का है। जांच लगातार चलती रही, 1 से 2, 2 से 3 से हफ्ते गुजर गए, ना बोट मिली ना वे तीनों लोग। पर जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उन लापता 3 लोगों की फैमिली वाले, बंदरगाह के ऑपरेटर तथा उस नाव के मालिक डेनिस फर्म स्विट्जरलैंड के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। आरोप यह था कि इन्हीं की वजह से यह हादसा हुआ। इन्होंने सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित चीजों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, पर अभी भी लोगों का ध्यान उस डक बोट तथा उस पर सवार उन 3 लोगों को ढूंढने में ही था। पर जब तक बोट मिल नहीं जाती, उसके डूबने का रीजन बता पाना नामुमकिन सा था। नदी में जब कुछ नहीं मिला तो नदी के आसपास के एरिया में दौड़ा गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को शक था शायद वे जान बचाकर किनारे की तरफ भागे होंगे। ऐसे में वो भीग चुके होंगे पूरी तरह से, जैसा कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन था। ऐसे में शायद वे किनारे पहुँचते पहुँचते हाइपोथर्मिया से मारे गए होंगे। मगर जाँच के बाद भी नदी के आसपास के एरिया में उनका कोई अस्तित्व नहीं मिला। पर जैसे जैसे जांच बढ़ रहा था, इन्वेस्टिगेशन टीम पर प्रेशर आने लगा। अगले 2 हफ्तों बाद उन तीनों की मिलने की उम्मीद भी खत्म होने लगी। आगे बोट का पता करने का एक ही रास्ता है, वह था ब्रायन। उससे सारी जानकारी निकाली गई कि जब वो बोट में मौजूद था तो उस समय क्या हुआ, कैसे वो बाहर निकला और खुद बच गया, जबकि डग बोट के साथ तीनों लोग नहीं बच पाए। सारी पॉसिबिलिटी को जब कैलकुलेट किया गया तो एक रिजल्ट सामने आया। रात के 6 बजे के आसपास जब कोहरे की वजह से सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा होगा, तो डग बोट के कैप्टन ने स्पीड कम की होगी। यहाँ तो डग बोट की स्पीड तो कम हुई थी, मगर शिप अभी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रहा था आगे। साथ ही साथ उसी के जस्ट आगे शिप को टर्न भी करना था। बोट तो वहीं रुका रहा, मगर शिप के आगे बढ़ने की वजह से बोट भी खींचा जाने लगा। ऐसा होने पर बोट आसानी से पलट गई, जहां ब्रायन बड़े मुश्किल से जान बचाकर भागा। आगे सिमुलेशन के जरिए उस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया गया जिस पॉइंट पर बोट के डूबने की संभावना थी सबसे ज्यादा। इसलिए एक बार फिर 1 महीने बाद 18 फरवरी सन 2008 के दिन इन्वेस्टिगेशन टीम को पानी में उतारा गया। पहले दिन की जांच में ये जिस पॉइंट पर गए थे वहाँ बोट तो नहीं मिला, मगर दूसरे दिन 20 जनवरी सन 2008 को जब इन्होंने दोबारा से डाइव किया, जहां इस बार सूट पर कैमरे भी लैस थे। इन 2 दिनों में करीब 60 लोग डग बोट को ढूंढने में लगे थे। इस तरह 32वें दिन 20 जनवरी 2008 को ये नदी के एक ऐसे गहरे हिस्से में पहुंचे जहां बोट थी उनकी आंखों के सामने। यह नदी का बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा था जहां इन्होंने अब तक जांच नहीं की थी। पानी में डूबे डग बोट के पास जब इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची तो इन्हें वाटर टाइट इंजन रूम का दरवाजा खुला हुआ मिला। पर यहाँ आश्चर्य वाली बात यह थी कि इसके बारे में ब्रायन ने कोई जिक्र नहीं किया था। इसके बारे में सवाल भी किया गया था, पर ब्रायन की तरफ से यही जवाब था, हमने इन सब चीजों पर पूरा ध्यान दिया था। वाटर टाइट इंजन रूम का द्वार बंद था। पर यहाँ वह झूठ बोला था। उस दिन उन चारों लोगों ने की थी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि वे वाटर टाइट इंजन रूम के दरवाजे को खुला ही छोड़ दिए थे। पर एग्जैक्ट उस टाइम हुआ क्या था, इसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। हादसे के टाइम जहां पर शिप रुकी थी तथा डग बोट जहां पर मिली है, जब उस दूरी को मेजर किया गया तो पता चला सिचुएशन कुछ इस तरह हुई होगी। बोट जैसे रुका, शिप आगे जाता रहा। जब शिप कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई तो बोट दाहिने साइड झुककर पलट गया। दबाव इतना बढ़ा कि बीच से रस्सी ही टूट गई। रस्सी के टूटने का एक ही मतलब था, उस पर लगभग 200 टन जितना भार पड़ा होगा, तभी टूटी रस्सी, क्योंकि जो इतने बड़े शिप को खींच सकती थी उसका इतने आसानी से टूटना नामुमकिन सा था। यदि आप सभी बातों को ध्यान से सुनते आए होंगे तो मैंने 6 बजे के पहले कहा था उस टाइम शिप के कैप्टन को किटकिट की आवाज सुनाई पड़ी थी। यह किटकिट की आवाज आ रही थी विंच की ओर से, जिस पर लपेटी जाती है रस्सी। वह आवाज आ रही थी रस्सी के फोर्स के साथ खींचने से। आगे डग बोट के मिलने के बाद उन तीनों की डेड बॉडी भी मिल गई जो थी उसी बोट में। उस टाइम अगर वे वाटर टाइट इंजन के डोर को बंद किए होते, ऐसे में पानी देरी से बोट में प्रवेश करता, इतने में उन्हें वक्त मिल जाता खुद की जान बचाने का। ऐसा होता तो शायद आज वे भी जीवित होते। आगे से बोट में इमरजेंसी रिलीज सिस्टम भी अपडेट किया गया, ताकि आगे से अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बोट से रस्सी आसानी से अलग हो जाए। पर उन तीनों लोगों की मरने वाली फैमिली क्लाइड पोर्ट ऑपरेशंस लिमिटेड तथा स्विट्जरलैंड मरीन लिमिटेड को हेल्थ तथा सेफ्टी के आरोप में एक्ट 1974 के तहत आरोप लगाया गया। 22 अप्रैल सन 2013 को कंफर्म भी कर दिया गया
अक्टूबर 2013 को शिप के मालिक स्वीडजर को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया, जिन्हें 1.7 मिलियन पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। यही यदि 2012 से इन्फ्लेशन को ऐड न किया जाए तो यही 1.7 करोड़ रुपीज होगा। पर इस हादसे के 2 साल पहले ही जापान के ट्रेन के एक लोकोमोटिव पायलट ने गलती की थी, वह भी कुछ समय बचाने के लिए, जिस कारण ट्रेन एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां पर ट्रेन का दाहिना पहिया उठ गया, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।